ऑलमोस्ट 7 o'clock घर में आती हूँ, हाँ, तो कोई बहुत नहीं ज़्यादा तो। थकावट हो जाती है। हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ। आप हाँ जी, सितंबर में। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पंगा ही ले लिया। अच्छा, ये लगता है कि पंगा ले लिया है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा लगता है मुझे अच्छा, कोई नहीं आप। कि शायद नहीं हो आप पाएगा। कोई नहीं, फिर अगर आपको ये लगता है कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ अभी दिसंबर के लिए, तो आप जून के लिए प्रिपेयर कर लो। बट ये है कि आप, सितंबर तक अभी मैं देखूँगी नहीं, ऐसे नहीं करूँगी कि मैं प्रिपेयर नहीं करूँगी, प्रिपरेशन मैं रखूँगी अपनी क्योंकि प्रॉपर। देखो, मैं ये कहता हूँ सिमरन, आपको पता भी नहीं चलेगा जून कब आएगा। फिर आपके हाँ पास जी, 7 पेपर का बर्डन होगा। और आप अगर लीनियंट रहे तो आपको हाँ पता भी जी, नहीं चलेगा कब जून आएगा। जून आने में टाइम भी नहीं कुछ बचा। तो ऐसे ही दिसंबर आएगा, ऐसे ही जून आएगा। जी, दिसंबर में आपने चार एक ग्रुप निकाल दिया तो आई कैन, मैं मान सकता हूँ कि भाई आपका जो है हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, तो वो चीज़ है। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी, चलो कोशिश तो पूरी करूँगी। समटाइम्स वरना हो जाता है कि कई बच्चे ना इतने नहीं हो पाएगा। कई बच्चे इतने इरिटेटिंग होते हैं ना। मुझे लिटरली, मतलब क्या बताऊं यार। अब ये हाँ जी, लड़की है, मैंने पहले भी बोला था, ये लड़की है, ये मेरे से क्लासेस लेती है। ठीक है ना। ये हाँ मेरे को कहती है कि सर मेरे को क्लास लेनी है दोबारा से। मैंने इसी के चक्कर में हाँ जी, आज कॉर्पोरेट अकाउंट की क्लास पहले रखी। इसने मुझे कहा था कि सर आपने कल मुझे हाँ लिंक नहीं भेजा। मैं कहा कोई नहीं, मैं आज भेज दूंगा। आज इसने दिन में पूछा कि हाँ सर जी, मुझे लिंक भेज देना। इसने बोला। और अब कहती है कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी यार। मतलब यार, थोड़ी सी सीरियसनेस होनी चाहिए ना बच्चे के अंदर। हाँ जी। सीरियस तो थोड़ी टेंशन तो मुझे देख लो, मुझे मैं तो इतनी टेंशन होती है सारा दिन बहुत। अरे ये लड़की थोड़ी वैसी, मतलब वो है ना कि बस टाइम पास, क्योंकि इसने मेरे पास इनरोलमेंट कराया था अप्रैल में कोचिंग के लिए। इसने हद मार के हाँ हफ्ता भी जी, कोचिंग नहीं ली होगी मेरे से पूरा। देख लो कितना टाइम हो गया है। फिर इसका टाइम था प्रिपेयर करने का। हाँ। अब आप खुद देखो, इसने मुझे क्या, मतलब अब बच्चा खुद सीरियस नहीं है तो मैं उसमें क्या कहूँ। हाँ जी, सर प्लीज लिंक वगैरह भेज अपने दीजिएगा, आई नीड टू बी सीरियस नाउ। 4 मंथ बचे हैं बस। मैं कहा ठीक है, फिर कर लेना ज्वाइन। आई वॉन्ट सीरियस नोट हाँ जी, पीपीटी, मतलब एवरीथिंग। मतलब अगले बच्चे जब पूछ रहा है तो यार, मैं कहा चलो ठीक है, अगर तुम सीरियस हो तो पढ़ो। आज इस मैंने हाँ स्पेशली, मैं कहा चलो कोई नहीं, इसको ये मेरे से कंपनी लॉ और CFM की कोचिंग लेती है। कंपनी लॉ और हाँ जी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। अब अगली सीरियस ही नहीं है यार, खुद नहीं सीरियस है तो मैं क्या कर लूंगा उसमें, मैं थोड़ी कोऑपरेट कर पाऊंगा। हाँ जी, तो वो चीज़ है। चलो कोई नहीं, मुझे तो वैसे ही कराना ही है, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। करें शुरू हम। कैन वी स्टार्ट। चलो। हाँ जी। चैप्टर 2। चैप्टर 2 कराऊंगा आज मैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर 2 शुरू होगा। करें शुरू। हाँ जी, हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होता है। हाँ जी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हम बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसके अंदर पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या है। प्रोविजंस क्या है, किस तरह से कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है, हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरा हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तीसरा हम बात करेंगे हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। नोट्स टू हाँ अकाउंट्स जी, होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। जब हम बनाते थे बैलेंस शीट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके साथ में नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं, वो नोट्स टू अकाउंट्स की भी बात करेंगे। और लास्ट में एक टॉपिक आता है एक्सबीआरएल। एक्सबीआरएल क्या होता है, तो इसमें हम मोटा मोटी इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे सब। हाँ, कुछ कह रही हो सिमरन? XBL है। एक्सबीआरएल बताऊंगा क्या होता है एक्सबीआरएल। इसका नाम होता है एक्सटेंसिबल एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, इसका मीनिंग ये होता है। आज का जो हमारा टॉपिक उठेगा, उस टॉपिक का नाम है, आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविजन। लिखो, स्टैट्यूटरी प्रोविजन statutory provision regarding preparation of final account of the company. Preparation of final accounts of the company. स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या स्टैट्यूटरी होंगे? प्रोविजन के बाद क्या लिखा है आपने? स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के फाइनल अकाउंट को बनाते टाइम कंपनी किन किन प्रोविजन को फॉलो करेगी उसके बारे में बात करेंगे। समझ आ गई? तो सबसे हाँ जी। पहले मैं बात करता हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। जब भी कंपनी कर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मैं बात करता हूं। हाँ जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट में कहां कहां कौन कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके कंपनीज एक्ट के अंदर कौन कौन सा सेक्शन जो है एप्लीकेबल होता है? तो इसके लिए हमारे पास दो सेक्शन है। सेक्शन 128 जो बताता है प्रिपरेशन ऑफ, भाई कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जो कंपनी क्या करेगी, मेंटेन करेगी। रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन बाय दी, रिकॉर्ड्स ऑफ द अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय दी कंपनी। समझ आ गई? सेक्शन 128 बताएगा हाँ जी। कि भाई वो कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जो कंपनी क्या करेगी, मेंटेन करेगी। दूसरा सेक्शन 129, सेक्शन 129 बताएगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, प्रिपेयर कैसे करना? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। एक होता है शेड्यूल 3। मैं आपको बता देना चाहता हूं, लिख लो, नोट कर लो। ठीक। हाँ, हाँ जी। कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के हाँ अंदर जी। अगर मैं बेयर एक्ट की बात करूं, जो प्रॉपर लॉ है कंपनी लॉ, बेयर एक्ट, उसके अंदर टोटल चैप्टर जो है, बेयर एक्ट के अंदर 29 चैप्टर है। कंपनी लॉ के टोटल चैप्टर 29 है। कंपनी लॉ में टोटल सेक्शन 470 सेक्शन। कंपनीज एक्ट में टोटल शेड्यूल 7 शेड्यूल है। ये कंपनी लॉ पूरा उससे बना हुआ है कि कंपनी लॉ के अंदर टोटल चैप्टर 29 है, कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल सेक्शन 470 है, और कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल शेड्यूल 7 है। तो कंपनीज एक्ट का ही शेड्यूल, हाँ, कंपनीज एक्ट का ही एक शेड्यूल है जिसका नाम है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर
हमें बताता ठीक है है। कि भाई हम बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को बनाते टाइम क्या क्या डिस्क्लोजर देंगे, क्या 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 बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोजर दिया जाएगा। समझ आ गई? हाँ जी। एक मिनट, अभी आया मैं। करें शुरू? हाँ। हाँ जी। तो जो पार्ट थ्री हमें बताता है बैलेंस शीट के अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हाँ जी। क्या क्या डिस्क्लोजर दिया जाएगा। समझ आ गई? हाँ जी। ठीक। शेड्यूल 3। हाँ, शेड्यूल 3 हमें ये बताता है। अब आगे बढ़ते हैं। सो इसमें थ्री थ्री ही आएंगे? हाँ जी, क्या कह रहे हो? जो तीन आएंगे, सेक्शन 128, हाँ, 29 एंड शेड्यूल 3, अकाउंट्स। इसमें सारा हाँ कवर हो जाएगा? हाँ, अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम ये सेक्शन और ये शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी। आगे बढ़ो। ओ, चलो आगे बढ़ो। अब सबसे पहले बात होती है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेक्शन 128, सेक्शन 129, सेक्शन और ये शेड्यूल 3, ये बात करते हैं। उसके बाद बात ओके। आती है, ये काट दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काट दो। यहां से बात करते हैं, बुक्स में भी आप काट देना उसको, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब यहां से बात करते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ द अकाउंट टू बी मेंटेन बाय द कंपनी। रिकॉर्ड्स ऑफ द अकाउंट्स टू बी मेंटेन बाय द कंपनी। कंपनी। Records of the accounts to be maintained by the company। ठीक है। पढ़ते हैं कौन कौन से अकाउंट्स, कौन कौन से रिकॉर्ड है कंपनी मेंटेन करेगी। अगर मैं सेक्शन 128 की बात करूं, सेक्शन 128 ऑफ द कंपनी हाँ एक्ट, जी। कंपनी कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करेगी, मेंटेन करेगी। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि सेक्शन 128 ऑफ द हाँ जी। कंपनीज एक्ट गवर्न द बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय कंपनी हैज पर as per which every company shall prepare and keep it registered of। ये सेक्शन 128 कह रहा है, पहला लिखो कि एवरी कंपनी shall क्या करेगी, kept the books of accounts, shall kept the books of accounts, books of accounts।
and every company shall prepare and maintain the books of accounts maintain the books of accounts books of accounts maintain the books of accounts at the registered office of the company at the registered office of the company at the registered कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगी, प्रिपेयर करेगी और मेंटेन करेगी। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी। हाँ, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स shall give the true and fair view. The books of accounts shall give the true and fair view of the state of affair of the company. Of the state of affair. True and fair view. हाँ, true and fair view of the state of affair of the company. कि भाई जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो एक्चुअल में आपने चीजें की हैं, उन्हीं को ही आप रिकॉर्ड करोगे। ऐसा नहीं है कि कुछ उल्टा सीधा रिकॉर्ड कर रहे हो, नहीं भाई, आप प्रॉपरली क्या करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या शो करेंगी, ट्रू एंड फेयर व्यू शो करके यहाँ पर चलेंगी। समझ आ गई? समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड द ऑल books of accounts includes all the relevant books which is prepared at the branch offices। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो बुक भी आएंगी जो प्रिपेयर्ड हुई है ब्रांच ऑफिस में, कंपनी के ब्रांच ऑफिस में, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आके यहाँ पर चलेंगी। एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द डबल एंट्री सिस्टम। डेबिट क्रेडिट होती है ना डबल एंट्री। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल बी in accordance with the डबल एंट्री सिस्टम। ये हो गया आपका सेक्शन 128। सेक्शन 128 क्या कहता है? सेक्शन 128 कहता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, हर एक कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगी, मेंटेन करेगी, कहाँ पे? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में। द बुक्स ऑफ अकाउंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट अफेयर ऑफ द कंपनी। बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड all the relevant book which is prepared at the branch office and the books of account shall be in accordance with the double entry system। समझ आ गई? समझ आ गई? हाँ, अब एक क्वेश्चन होता है कि क्या सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही, यहां तक नोट कर लिया सिमरन? हाँ जी, कर लिया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही मेंटेन किया जा सकता है या किसी दूसरे प्लेस पे भी मेंटेन किया जा सकता है? अब क्वेश्चन ये आ सकता है, कैन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, एक क्वेश्चन आता है, कैन अ कंपनी मेंटेन इट्स books of accounts at a place other than the registered office। कि क्या कंपनी अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस भी
कर सकती है या नहीं कर सकती है, या किसी दूसरे प्लेस पे आउटसाइड इंडिया में मेंटेन कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे आता है however all or ठीक है। any books of account aforesaid and other relevant paper may be kept at such other place in India has the board of director may decided and where such decision is taking the company shall कि किसके लिए कंपनी क्या करेगी, मेंटेन कर सकती है। यहाँ पे लिखेंगे a company can maintain its books of accounts and other documents other than other such place at such other place in India at such other place in India। तो कैसे कैसे होगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, बाय पासिंग डिसाइड। हाँ बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन कैसे लिखते हैं, बोर्ड मीटिंग के साथ, बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन एंड सच डिसीजन इज टेकन द कंपनी शैल, कंपनी क्या करेगी, जैसे ही रेजोल्यूशन पास होगा द कंपनी शैल क्या करेगी कंपनी, विद इन 7 days ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, जैसे ही कंपनी ने बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया उसके 7 दिनों के अंदर अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन उसके 7 दिनों के अंदर अंदर क्या करेगी, फाइल करेगी विद द रजिस्ट्रार, कंपनी क्या करेगी, फाइल करेगी रजिस्ट्रार को अ नोटिस इन राइटिंग, फाइल विद द रजिस्ट्रार 7 days of the board resolution का। हाँ कि भाई जब कंपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी उसके 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी नोटिस फाइल करेगी, फाइल विद द रजिस्ट्रार अ नोटिस जिसमें वो क्या बताएगी, वो उस एड्रेस की डिटेल बताएगी जहां पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रही है। समझ आ गई, ठीक। क्लियर है। हाँ जी। हाँ तो भाई क्या होगा हाँ जी। कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस से अलग कहीं पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहती है तो वो कर सकती है, बोर्ड रेजोल्यूशन इसके लिए पास होगा और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, आरओसी क्या है, अथॉरिटी है जिसके पास कंपनी क्या करती है, अपने फॉर्म्स फाइल करती है। तो कंपनी को 7 दिनों के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उस रजिस्टर्ड उस एड्रेस के बारे में बताना पड़ेगा कि जहां पर कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है। समझ आ गई। हाँ जी। हाँ आगे। अब क्या है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी मेंटेन किया जा सकता है या नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंपनी किस तरह से मेंटेन करेगी, अब उसके बारे में बात करते हैं। मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, कंपनी किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखेगी, बात करते हैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स and other relevant books and paper maintained in electronic mode shall remain accessible in India at all times so as to usable for subsequent reference। मैं जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर क्या किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, वो इंडिया के अंदर क्या होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए ताकि कोई भी उसको कभी भी यूज कर सके। समझ आ गई। ऐसा नहीं है कि भाई, ऐसा नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना दिया और बाद में इलेक्ट्रॉनिक मोड में बना दिया और उनका पता ही नहीं है कि कहाँ पे बने, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए प्रॉपरली कि भाई जब भी कोई यूज करना चाहे तो यूज कर सके। क्लियर है। हाँ जी। हाँ प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग
ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 के बाद एवरी कंपनी विच यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट इज बुक्स ऑफ अकाउंट shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail of each and every transaction. भाई मतलब ठीक। कोई भी कंपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, तो कंपनी के वही सॉफ्टवेयर यूज कर सकती है जिसके अंदर क्या हो, ऑडिटिंग ट्रायल का क्या हो, फीचर हो, ऑडिटिंग ट्रायल का फीचर हो, ताकि हर एक चीज को चेक किया जा सके। समझ आ गई? हाँ जी। हाँ। क्रिएटिंग एडिट लॉग ये चेंज कर दो, ये रहने दो, दैट्स नॉट रेलेवेंट। अब यहीं तक पढ़ लो, दिस इज दैट्स इंपॉर्टेंट लाइन, दैट्स इट। क्लियर है? और उसके बाद ये कह रहा है, हाँ जी क्लियर। हाँ, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर रेफर्ड अबव शैल बी रिटेन कंप्लीटली इन द फॉर्मेट इन विच दे आर ओरिजिनली जनरेटेड। मतलब ये होना चाहिए कि भाई आपने कोई इलेक्ट्रॉनिकली कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आप उस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनली ही रखोगे, ऐसा नहीं है कि एडिट करके उसमें कुछ चेंज कर दोगे, नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट आप मेंटेन कर रहे हो ठीक। इलेक्ट्रॉनिकली, उसको वैसे ही मेंटेन करोगे, उसी फॉर्मेट में मेंटेन करोगे जिस फॉर्मेट में उसको ओरिजिनली क्या किया गया था, आपने जनरेट किया था, किसी को सेंड किया था, किसी से रिसीव किया था। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ हाँ। जी। तो ये हमारा हाँ जी क्या है, क्लियर इस है। तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच ऑफिस शैल नॉट बी अल्टर। अगर कंपनी को कोई इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है अपने ब्रांच ऑफिस से, कंपनी उसको भी क्या नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी। ब्रांच ऑफिस से जो भी उसको डॉक्यूमेंट मिला है उसको उसी तरह से अपने पास रखेगी, उसी तरह से मेंटेन करेगी। शैल बी केप्ट इन द मैनर वेयर इट शैल डिपिक्ट व्हाट वाज ओरिजिनली रिसीव फ्रॉम द ब्रांचेस। मतलब जो भी ओरिजिनली रिसीव हुआ है ब्रांचेस से उसको उसी मैनर में रखेगी, ओरिजिनली ही रखेगी। चाहे वो वर्ड फॉर्मेट में आया है तो उसको वर्ड में ही रखेगी, पीडीएफ में आया तो पीडीएफ में ही रखेगी। भाई कुछ भी था उसमें चेंज नहीं कुछ करेगी। समझ आ गई? हाँ जी। हाँ। कंपनी के पास जो भी, अगर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डाटा मेंटेन कर रही है तो कंपनी के पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए स्टोरेज का, प्रिंट आउट निकालने का, रिट्राइव करने का, डाटा को प्रॉपरली सिक्योर होना चाहिए। तो कंपनी के अंदर प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ताकि क्या कर सके, डाटा को मेंटेन किया जा सके, सिक्योर किया जा सके। समझ आ गई? हाँ जी। अगर किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए तो साथ के साथ प्रिंट निकाल के दिया जा सके, तो कंपनी के पास सिस्टम होना चाहिए, स्टोरेज होनी चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए। Provided that the backup of the books of account and the books and paper of the company maintained in the electronic mode, including a place outside India, if any, shall be in sphere physical located in server located in India on daily basis। भैया क्या होगा, जो भी कंपनी, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या कहीं पे भी, जो भी कंपनी डेली का काम करती है उसका क्या होता है, आईटी वाला बैकअप लेता है सर्वर के अंदर। तो वो बैकअप भी उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपरली बैकअप होना चाहिए, सो दैट कि भाई जो इंडिया में सर्वर है प्रॉपरली सिक्योरली बेसिस पे वो वहां पर मेंटेन होना चाहिए। समझ आ गई? यहाँ तक समझ आ गई? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हाँ सिमरन? जी। हाँ जी। आगे बढ़े? नहीं नहीं हाँ। क्लियर है। ये तो नोट, इजी लग रहा है मुझे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हेलो। नोटिस ऑफ एड्रेस एट विच बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन मेंटेन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि, हेलो। हेलो, हाँ सिमरन आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ। ये कह रहा है जो हमने बोला था ना ऊपर की, कंपनी अगर अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस से अलग किसी दूसरे प्लेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करती है तो कंपनी को बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था ना अभी। तो उसके लिए 7 दिन के अंदर नोटिस दिया जाएगा, 7 दिन के अंदर नोटिस। और नोटिस कौन से फॉर्म में दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा एओसी 5 के अंदर। फॉर्म होता है, इसका फॉर्म होता है एओसी 5। एओसी 5 में नोटिस दिया जाएगा। हेलो। हाँ जी सिमरन, आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज रुक गई है।
अभी भी नहीं आ रही मेरी आवाज? आपकी तरफ आवाज रुक गई है। अच्छा, हेलो, अभी अब ठीक है? मुझे बिल्कुल नहीं आ रही अभी। हेलो, हेलो, इज एम ऑडिबल सिमरन? हाँ जी, आवाज रुक गई है। एक अभी मिनट आ रुक। रही है, पहले बिल्कुल रुक गई थी। चलो अब आ ठीक रही है प्रॉपर। है, ओके ओके, ये समझ आ गया? हाँ जी, अभी सही है। हाँ, कि जो नोटिस दिया जाएगा, जो हमने ऊपर हाँ जी, बात अभी की थी, सही है। 7 दिन के अंदर जो हाँ जी। नोटिस। हाँ जी, ऑफिशियल है अभी। हाँ, तो ये AOC 5 के अंदर दिया जाएगा हाँ, नोटिस। क्लियर है? ठीक है। ठीक। अब बात करते हैं, अगर कंपनी ओ, का कोई ब्रांच ऑफिस है, अगर कंपनी का कोई ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस चाहे इंडिया के अंदर है ठीक है। चाहे आउटसाइड इंडिया के अंदर है, it shall be deemed to have been complied with the above ठीक है। provision if proper books of account relating to transaction affected at branch office are kept at that office and proper summarized return। मतलब ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे लिखो, if company have branch office, अगर कंपनी का क्या है, ब्रांच ऑफिस है, तो कंपनी क्या करेगी, प्रॉपर क्या बनाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ब्रांच ऑफिस पे ही क्या करेगी, मेंटेन करेगी। तो कंपनी की जो ब्रांच ऑफिस पे ही क्या होंगे, उस ऑफिस से रिलेटेड जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, शैल बी केप्ट एट द ब्रांच ऑफिस। तो उसी ब्रांच ऑफिस में ही प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखा जाएगा। और साथ के साथ क्या किया जाएगा, ब्रांच क्या करेगी, ब्रांच एक पीरियोडिकल समराइज रिटर्न सेंड करेगी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। साथ के साथ कंपनी क्या करेगी, चाहे तो क्वार्टरली बेसिस पे चाहे मंथली बेसिस पे, कंपनी जो भी अपने ब्रांच जो भी अपने अकाउंट मेंटेन कर रही है, उनकी एक समराइज रिटर्न जो है, पीरियोडिक रिटर्न किसको भेजेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजेगी। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर है। चलो, नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी मेंटेन करती है, क्या इनको चेक भी किया जा सकता है? क्या जैसे हम जैसे लोग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं? यहाँ पे अगला पॉइंट आता है, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब क्वेश्चन आता है, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये कहना चाह रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर पेपर मेंटेन्ड बाय द कंपनी विद इन इंडिया शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके कंपनी का डायरेक्टर या कोई भी उनको क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। समझ आ गई? कि रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर कंपनी कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रही है या किसी दूसरे प्लेस पे मेंटेन कर रही है, तो क्या होगा, कंपनी प्रॉपरली क्या करेगी, तो क्या हो सका, वो ओपन होंगे, इंस्पेक्शन, उनकी इंस्पेक्शन कोई भी कर सकता है ड्यूरिंग दी बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर के दौरान कोई भी उनको चेक कर सकता है। अगर कोई कॉपी लेना चाहे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, तो वो भी ले सकता है। बस उसके लिए क्या हाँ। करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपको कॉपी भी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो उसके लिए कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। वो कंडीशन आपको फॉलो करने के बाद आपको कॉपी भी मिल जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर आ गया, समझ आ गया यहाँ तक ठीक है। सेक्शन 128? आगे बढ़े, कोई डाउट यहाँ तक सिमरन? कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़े। अब कंडीशन क्या है भाई, अगर कंडीशन क्या है, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय द डायरेक्टर। अगर कंपनी का डायरेक्टर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंस्पेक्शन करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहले क्या कंडीशन है, बात करते हैं कंडीशंस की। पहला,
द समराइज रिटर्न ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी kept and maintained outside India shall be sent to the registered office at a quarterly interval. मान लो इंडिया की एक ब्रांच, मतलब इंडियन कंपनी है कोई, उसकी एक ब्रांच दुबई के अंदर है, दुबई के अंदर है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दुबई में ही बनाती है। वो कंपनी की वो दुबई वाली ब्रांच क्या करेगी, क्वार्टरली बेसिस पे रजिस्टर्ड ऑफिस को क्या भेजेगी, समराइज रिटर्न भेजेगी। जो भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है उनकी एक समरी बना के अपने पास कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजेगी, और वो रिटर्न जो है विच शैल बी केप्ट एंड मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, और उस रिटर्न को कहाँ पे मेंटेन किया जाएगा, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन किया जाएगा। और कंपनी के डायरेक्टर उस समराइज रिटर्न को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया? हाँ जी। हाँ। दूसरा पॉइंट, वेयर एनी अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन maintained outside the country is required by a director, the director shall furnish a request to company, set out the full detail of the financial information shown, the period for which such information is shown. ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर डायरेक्टर को कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर फाइनेंशियल, कंपनी डायरेक्टर को ब्रांच की, मतलब फॉरेन के अंदर कोई ब्रांच है उसकी कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्टर कंपनी को क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, और वो डिटेल कि भाई मुझे ये पूरी डिटेल चाहिए और इतने टाइम पीरियड के अंदर चाहिए, वो पूरा बता के यहाँ पर चलेगा कि जो डायरेक्टर को डिटेल चाहिए और कितने टाइम के अंदर चाहिए, वो टाइम पीरियड बता के यहाँ पर डायरेक्टर चलेगा। समझ आ गई? तीसरा पॉइंट, हाँ जी, द कंपनी शैल प्रोड्यूस सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू डायरेक्टर within 15 days of the date of receipt of the request. कंपनी क्या करेगी, जब डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट की तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी 15 दिन के अंदर अंदर, रिक्वेस्ट आने के 15 दिन के अंदर अंदर क्या दे के चलेगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके यहाँ पर चलेगी। फोर्थ पॉइंट, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल बी शोड for by the director himself or not by or through his power of attorney holder or agent and respective. अगर ये इंफॉर्मेशन सिर्फ डायरेक्टर खुद ही ले सकता है, वो किसी को ऑथराइज नहीं कर सकता, बट ना ही वो अपने किसी एजेंट को बोल सकता कि मेरे बिहाफ पे आप ले लो, नहीं। कब अगर डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो खुद ही लेगा, किसी दूसरे के थ्रू वो इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। समझ आ गई? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, क्लियर। हाँ। अब कंपनी की मान लो कोई सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, लिख लो, सब्सिडरी कंपनी किसी कंपनी के अंदर, अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूं, लेकिन जब कंपनीज लॉ में पढ़ेंगे तो पूरी इसकी डेफिनेशन है सब्सिडरी कंपनी की, बट अभी आप जर्नल नॉलेज के लिए पढ़ लो। ठीक। किसी कंपनी के अंदर अगर दूसरी कंपनी, किसी कंपनी के अंदर अगर दूसरी कंपनी 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा शेयर या फिर वोटिंग राइट होल्ड करती है तो उस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी बोला जाता है। समझ आ गई? किसी कंपनी के अंदर अगर कोई दूसरी कंपनी 50% से ज्यादा शेयर या वोटिंग राइट होल्ड करती है तो उस कंपनी को क्या बोला जाता है, सब्सिडरी कंपनी बोला जाता है। समझ आ गई सिमरन? हाँ जी, हाँ, आगे बढ़ते हैं। Further, the inspection in respect of subsidiary of the company shall be done by the person authorized in this behalf by the resolution of board of directors. मान लो अगर कंपनी को, इस कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना है, ठीक है। तो वो कंपनी क्या करेगी, क्योंकि वो तो कंपनी है, वो तो खुद से कर नहीं सकती, तो वो अपने बिहाफ पे क्या करेगी,
किसी पर्सन को ऑथोराइज करेगी। समझ आ गई? मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ए लिमिटेड के अंदर 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है। बी लिमिटेड 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है। तो भाई इसको बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। और मान लो ये बी लिमिटेड जो है अपनी सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करे, तो ये तो कंपनी है, ये खुद से चेक नहीं कर सकती, तो ये क्या करेगी, अपने बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन को ऑथोराइज करेगी कि भाई इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करो। समझ आ गई? हाँ जी। हाँ। सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? जिसका 50% हिस्सा होता है वो होती है सब्सिडरी, जिस कंपनी में होता है हिस्सा? देखो सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसके अंदर दूसरी कंपनी 50% से ज्यादा शेयर या वोटिंग राइट होल्ड करती है। समझ आ गई? या आप ऐसा कह लो भाई ऐसी कंपनी जिसके जिसके ऊपर किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल होता है ना भाई? ठीक है। एक सब्सिडरी कंपनी ठीक है। किसे बोलते हैं? सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके ऊपर किसी दूसरी कंपनी का क्या होता है, कंट्रोल होता है। कंट्रोल। समझ आ गई? हाँ जी। आगे बढ़े। अगले पॉइंट में ये क्या हाँ कह जी। रहा है, अगले पॉइंट में ये कह रहा है कि भाई अगर जब कंपनी के अंदर इंस्पेक्शन हो रही होती है, मान लो किसी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जा रहा होता है, तो भाई उस कंपनी के जो ऑफिसर होंगे, उस कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे, वो क्या करेंगे, पूरी की पूरी हेल्प करके चलेंगे किसकी, जो पर्सन क्या कर रहा होता है, इंस्पेक्शन कर रहा होता है। अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट मांगा तो उस कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय क्या करेंगे, पूरी की पूरी हेल्प करेंगे, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। मान लो आप किसी कंपनी में इंस्पेक्शन करने गए, आप किसी कंपनी में हाँ इंस्पेक्शन जी। करने गए, तो उस कंपनी के जो ऑफिसर होंगे और उस कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे वो आपको हेल्प करेंगे, आपको असिस्टेंट देंगे। भाई अगर आपको इंस्पेक्शन करते हाँ। टाइम किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, आप इनसे मांगोगे तो ये आपको दे के चलेंगे। समझ आ गई? हाँ जी। आगे। यहाँ तक कोई डाउट अभी तक? नहीं। हाँ। आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एक कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने टाइम के लिए प्रिपेयर करेगी? पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि एक कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने टाइम तक मेंटेन करेगी। द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एवरी कंपनी रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर। अगर मान लो कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर था 2022-23, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी आने वाले 8 साल तक क्या रखेगी, अपने पास मेंटेन करके यहाँ पर रखेगी। समझ आ गई? क्लियर है? ठीक है। हाँ। ठीक है। अगर कंपनी, मान लो कंपनी को बने ही 8 साल से कम हुए हैं, तो कंपनी फिर पूरे पीरियड के लिए, चाहे वो 6 साल हुए हैं, 7 साल हुए, 5 साल, पूरे पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगी। अदरवाइज कम से कम कंपनी 8 सालों के लिए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने ऑफिस में रखेगी। क्लियर है? कंपनी हर एक, जितने भी ठीक है। कंपनी के डॉक्यूमेंट है, जितने भी वाउचर हैं, जितने भी इनवॉइस हैं, अपने ऑफिस में प्रॉपरली अच्छे से मेंटेन करके रखेगी, ताकि कभी भी क्या हो सके कि भाई अगर कोई इंस्पेक्शन हो तो आराम से चेक किया जा सके। पर एक चीज और है, मान लो however where an investigation has been ordered in the company under chapter
14. The central government may direct that the books of accounts may be kept for such longer period as may deemed. मान लो किसी कंपनी के ऊपर रेड पड़ गई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जब तक हम ना कहें आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इधर उधर नहीं करोगे, तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं कर देती बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तब तक वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। समझ आ गई? क्लियर है भाई? देखो क्या है, कम से कम कंपनी 8 साल के लिए तो मेंटेन करेगी। और मान लो कंपनी के 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर कोई रेड चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी तब तक वो अपने डॉक्यूमेंट को रद्दी समझ के डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। समझ आ गई मेरी बात सिमरन? क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है। ओके, नहीं, अब बात करते हैं पेनल्टी की। पेनल्टी, कोई भी कंपनी अगर सेक्शन 128 को फॉलो नहीं करती, कोई भी कंपनी अगर सेक्शन 128 को फॉलो नहीं करती, या उसका कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, इफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या कोई भी पर्सन जिसको ड्यूटी दी गई थी कि भाई आप कंप्लाई करो सेक्शन 128 को, बट उसने फॉलो नहीं किया, तो भाई मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम हाँ डायरेक्टर, जी, सीएफओ, ये सब क्या होंगे, ये क्या होगा, इन पे क्या होगा, फाइन लग के चलेगा। मिनिमम फाइन कितना लगेगा? 50,000 रुपए। अगर इन्होंने सेक्शन 128 के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, मिनिमम फाइन इन पे लगेगा 50,000 रुपए और मैक्सिमम फाइन इनके ऊपर लगेगा 5 लाख रुपए। क्लियर है सिमरन? सेक्शन 128 समझ आ गया पूरा अच्छे से? सेक्शन 128 के अंदर कोई डाउट? ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर है। नहीं, कोई भी नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। टोटली क्लियर है। नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, लाइक सेक्शन 128, आ ऐसे सकता कोई है, क्वेश्चन आ सकता है। आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़े। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज 40, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है लिखो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 40 के अंदर दी हुई है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले लिखो बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, ये होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। समझ आ गई? आगे आगे ये बात करता है, जो ये 1 पर्सन कंपनी होती है, 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, और एक होती है डोरमेंट कंपनी।
इन 3 कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना इन कंपनी के लिए एग्जम्प्ट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती। समझ आ गई? ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। आपसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई पूछे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। समझ आ गई? नोट्स टू अकाउंट कहते हैं इसको। क्लियर है? आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास सेक्शन 128 पूरा समझ आ गया सिमरन? क्लियर है सेक्शन 128? जी सेक्शन 128 में कोई डाउट किसी तरह का? हाँ कोई? जी, बिल्कुल ही क्लियर है। ठीक है। अब हमारा नहीं नहीं हाँ, हमारा एक नया सेक्शन शुरू होता है, सेक्शन 129। सेक्शन 129 सेक्शन 129 बात करता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Section 129 of the Companies Act 2013 govern the preparation and presentation of financial statement of the company. Financial statement shall give true and fair view of the state affair of the company and comply with the accounting standard. Section 129 क्या कहता है? पहला ये कहता है कि भाई प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। पहला पॉइंट ये क्या कहता है? प्रिपरेशन एंड presentation of the financial statement of the company. दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ये दूसरा पॉइंट कहता है भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या देना चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू। जो हमें सेक्शन 128 में भी पढ़ा था और 29 भी कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू। सेक्शन 128 बताता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन 129 बताता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ आ गई? हाँ जी स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी। उसके बाद ये क्या कहता है? उसके बाद कहता है पॉइंट नंबर 3 कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट अफेयर ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall comply with the accounting standards. Financial statements shall comply with the accounting standards notified by the notify किसके द्वारा किया गया है? notify under section 133। notify under section 133 ये होगा। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी हाँ। एंड फाइनेंशियल हाँ स्टेटमेंट जी पॉइंट नंबर 4 एंड financial statement shall be prepared as per the format as per provided in the शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर फॉर्मेट दे रखे हैं। शेड्यूल 3 के अंदर जो फॉर्मेट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? तो शेड्यूल 4 है इसमें, हाँ वैसे ही शेड्यूल 3 हाँ शेड्यूल 3
क्लियर है? यहाँ तक पूरा हाँ क्लियर है? शेड्यूल थर्ड में हमने ऐसे नहीं किया था